अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अफगानिस्तान आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि दहशत गर्दी की आमाजगाह बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर निशानदही कर चुकी हैं कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल मुयस्सर है। इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जबकि इस गिरोह को लॉजिस्टिक और तंजीमी मुआवनत भी हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है दहशतगर्द तंजीमों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है और हालिया बरसों में दहशतगर्द हमलों और जानी नुकसानात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन हमलों का सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एहलकार और मासूम शहरी बने हैं। दूसरी जानिब दहशत गर्दी ने अपनी शक्ल भी तब्दील कर ली है। अब ये सिर्फ बारूद और बंदूक तक महदूद नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी इसकी आमाजगाह बनती जा रही है। तहरीक तालिबान के मीडिया विंग उमर मीडिया को 2021 के बाद मुनज़्ज़म अंदाज में एक पेशावर प्रोपेगेंडा मशीन में तब्दील किया गया है। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना बयानिया फैला रही हैं। एक प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाने वाला मवाद लम्हों में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो जाता है, जिससे नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक दहशतगर्दों को सरहदों की ओट में पनाह मिलती रहेगी? कब तक पाकिस्तान अपने जवानों और शहरियों की लाशें उठाता रहेगा? और कब तक दुनिया इस हकीकत से नजरें चुराती रहेगी कि दहशतगर्दी अब किसी एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम और हसास पहलू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अफगान अफेयर्स एक्सपर्ट हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी का एक गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। सर, 6000 TTP दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने एक नया तहलका मचा दिया है। सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर दुनिया कब जागेगी? पाकिस्तान तो मुतासर है ही है, लेकिन पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी हो रही है पूरा खित्ता और अल्टीमेटली पूरी दुनिया इससे मुतासर हो सकती है। लेकिन जवेरिया, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट भी आ गई, इससे पहले भी आई है। उसमें भी लिखा गया कि 20,000 के करीब 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में हैं और अल-कायदा उनको ट्रेन करती है और उनको टेस्ट जो सपोर्ट है वो है अफगान तालिबान रजीम। अब अगर आपने ये रिपोर्ट तैयार करनी है, व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस शुड बी कि इसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, हाउ टू कंट्रोल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज द पर्पस ऑफ एनी रिपोर्ट। अगर आपने ये रिपोर्ट की, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और एक मुल्क तनहा पाकिस्तान जो पिछले 2 दहाइयों से 2 दहाई से लड़ाई कर रहा है, और उसके बाद आपके सामने जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज फील्ड मार्शल से आसमान की क़यादत में लड़ रही हैं, कुर्बानी दे रही हैं, शहादत दे रही हैं, और उसके बाद व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। हम जाते हुए $7.2 बिलियन का वेपन एमुनेशन छोड़ गया। एवरी वीक $30 मिलियन की उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं। आई मीन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। बात के यूरोपियन यूनियन वहाँ पर भी टीमें वहाँ पैसा खर्च कर रही हैं। वेयर इज दैट मनी गोइंग? क्या कभी किसी ने ये सोचा कि एक मुल्क अकेला कन्फ्रंट कर रहा है, उसके बाद इंडिया किस तरीके से वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, वो प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, TTP को, फिर उसके बाद BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड को कर रहा है, ISS को कर रहा है। बात ये कि व्हाट इज द कलेक्टिव एफर्ट? क्या यू फील कि वर्ल्ड पाकिस्तान कैन अलोन हैंडल इट? हम तो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, और हमने तैयार किया, फील्ड मार्शल ने बात की है, लेकिन द वर्ल्ड हैज टू फाइंड अ वे आउट। दिस इज वेरी वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो आवर रीजनल कंट्रीज, जिसमें हमारे साथ चाइना भी है, ईरान भी है, उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया।
they have to make a collective effort. उनके security head should sit down, whether in Pakistan or in South Asia or in China or Russia, and they have to find out a way out. देख ईरान अमेरिका की लड़ाई तो चल रही है, but this is a very serious threat. इसके लिए जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी ये कंट्रोल नहीं होगा, और इससे हमारा नुकसान सिर्फ पाकिस्तानी सफरे, हमारी इकोनॉमी, हमारा सीपैक, हमारी अननेसेसरी लोगों की जानो माल जा रही है, उनका नुकसान हो रहा है. हम फौज टेरिटोरियल बाउंड्री की गारंटीड हिफाजत कर रही है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री की हिफाजत कर रही है, जानो माल की हिफाजत कर रही है, बट देन इट हैज टू एंड समवेयर. बिल्कुल सही. एंड होने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसके बगैर ये बिल्कुल सही, कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है. बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया. हसन खान साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि सिर्फ जो रिपोर्ट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हों या आलमी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है, ये काफ़ी नहीं होगा. कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर है और अफ़गानिस्तान में 6000 TTP दहशतगर्द मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी अफ़गानिस्तान अमाजगाह बना हुआ है. ये जो कलेक्टिव एफर्ट्स की बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, ये कलेक्टिव एफर्ट हमें आखिर कब नजर आएगी? हसन साहब. जी हसन साहब. जी जी, बहुत शुक्रिया. देखिए, एक तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने इशारा, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले ले, वो UN हो या UN सिक्योरिटी काउंसिल की या सिगार के रिपोर्ट आप ले ले, या रिसेंटली जो है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल एशिया और रशिया का जो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो ले ले. बल्कि अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले जो है UN के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल है, उनकी तरफ से जो रशियन न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया था, उसने खुल के कहा है कि अफगानिस्तान में एक तो IS के, अलकायदा और TTP इज द मोस्ट, बल्कि TTP के बारे में कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ कर रही है, और साथ ये भी कहा कि ये जो दहशतगर्द नेटवर्क्स है इनकी बड़े कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है तालिबान के साथ. ये बात तो इस्टेब्लिश है मेरे ख्याल में, और रशिया भी इस बारे में कह चुका है, अमेरिका भी कह चुका है, डेनमार्क तक जो है इस हवाले से बात हो गई है. चाइना के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने तो सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि ये बन रहा है दहशतगर्द नेटवर्क. क्वेश्चन के सेंसिटाइज तो सारे हो चुके हैं, इस बात पे तो सब मुत्तफिक है, हाँ वो खित्ते के ममालिक है, हाँ वो पड़ोसी ममालिक है, हाँ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त ये दुनिया की पीस के लिए, अमन के लिए और खित्ते की अमन के लिए एक खतरा है. तालिबान वो ये कि पाकिस्तान ने पहले इंसेंटिव्स दे दिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी जाने लगा, उनको ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से. आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी OIC कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम कोशिश थी कि उनको मुंजमद फंड्स वगैरह भी मिले, लेकिन इसके जब ये ना हो सका तो फिर पाकिस्तान ने प्यूनिटिव एक्शंस लिए. प्यूनिटिव एक्शंस में बॉर्डर क्लोजर था, ट्रेड क्लोजर्स था, ये सस्पेंशन ऑफ वीजा. अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तो ये एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? जो अफगान अबूरी हुकूमत है आखिर वो क्यों बेबस नज़र आती है, या फिर वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले सकती, और कब तक ये अबूरी सेटअप रहेगा? देखिए, इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, मेरे ख्याल में तो ना थे ब्रदर किया है, क्योंकि ये जो TTP अक्सर हम देखते हैं कि जब यहाँ अभी बाजवड़ में रिसेंटली जो TTP का बंदा मारा गया वो अफगानिस्तान से था. तो अब ये तो इस्टेब्लिश हुआ है कि TTP एंड TTA जो है ये एक है. ये हमारी गलती थी शुरू ही से, क्योंकि हम तो शुरू ही से कह रहे थे कि एक सिक्के के दो रुख है, अभी तो एक ही है. मतलब ये कि अभी तो इस्टेब्लिश हुआ कि इसमें कोई वो नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब मुश्किल हो गया, क्योंकि इस वक्त जो है तालिबान के लिए अंदरूनी
مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, جیسے کہ یہ بدخشاں میں جو ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بغلان میں گروپ نکل آیا ہے, اب جو ہے نا یہ کل بات آ رہی تھی کہ بادغیس میں یہ ہو رہا تھا. اس دن میں ایک افغان سے بات کر رہا تھا تو کہتے ہیں نیکسٹ آپ دیکھیں گے ہرات میں تو پہلے سے چل رہا ہے, کہتے ہیں نیکسٹ جو ہے یہ بامیان مزار اور جو دوسرا. ابھی طالبان کی ڈر کی حالت یہ دیکھیں کہ جتنے سابقہ فوجی پولیس تھے سب کی لسٹیں جو ہے بنائی ہے, سب کو ٹیلی فون کیا ہے, سب کو بلایا ہے, گھر سے نہیں نکلنا ہے, شہر سے نہیں جانا ہے, کس سے ملنا ہے وغیرہ. آج جو خبر آئی ہے شروع کی, کیونکہ افغانستان میں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ کرزئی صاحب واحد ایسی شخصیت ہے جس پہ سارے افغان ایتھنک گروپ, تو آج سے جو ہے پریزیڈنٹ کرزئی پہ یہ قدغن لگایا کہ وہ کابل سے کندھار بھی نہیں جا سکتے, مطلب ہے کہ اپنے گاؤں یا گھر نہیں جا سکتے کندھار میں, وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے, وہ سیاسی بیان نہیں دے سکتے. تو یہ لگ رہا ہے کہ اب طالبان کو اپنا جو عکس ہے وہ تو مہینے میں نظر آ رہی ہے کہ آج ہے یا کل ہے, پرسوں ہے, سال مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں, کیونکہ جس حالت میں افغانوں کو رکھا ہے, باہر والوں کو تو چھوڑ دے, باہر کی تو دشمنی اتنی نہیں ہے, جتنی بڑی دشمنی ان کی جو افغانوں سے ہے وہ اب ان کے لیے جو ہے ایک وہ جو کہہ رہے ہیں نا پرووربیل ایک وہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا واٹر لو یا پرووربیل ڈیتھ نیل جو ہے, یعنی افغانستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے نہ صرف پوری دنیا متاثر ہے بلکہ افغانستان کے اندر موجود افغانی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, وہ خود بھی متاثر ہیں. واقع صاحب, افغانستان سے اٹھنے والی جو دہشت گردی ہے اس کی آگ اب پاکستان سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. جس طرح سے ہم بات کریں, آپ سے بھی میں وہی سوال سب سے پہلے کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ رپورٹس کافی ہوں گی؟ آخر دنیا کلیکٹیو ایفرٹ کب کرے گی, کب جاگے گی دنیا اس ایشو پہ؟ ایک عام مثل ہے کہ پاگل کو نہ ماریں, پاگل کی ماں کو ماریں تاکہ وہ مزید پاگل پیدا ہی نہ کرے. بات یہ ہے کہ اس کی جو اصل جڑ ہے, جو برائی کی جڑ ہے وہ ہے بھارت. اس کے کہنے پہ افغان حکومت سمیت وہاں کے جتنے ٹی ٹی پی کے اور دوسرے گروپس ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اب افغانستان کی جو اندر کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے, کسی صوبے پہ کوئی قابض ہے, کسی صوبے پہ کوئی اور قابض ہے. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب جو دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ساری براستہ افغانستان ہو رہی ہے. آج تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کا تعلق زیادہ تر 99% افغانستان سے تھا. اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جب اس دہشت گردی سے حقیقت میں تو پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, اگر پاکستان ہو رہا ہے, یہ خطہ ہو رہا ہے, تو پھر امریکہ بہادر جیسے بڑے ملک جو ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا کنگ کانگ کہتے ہیں, ان کو پاکستان کی اس صورتحال کا کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اور پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز ہے اور دوسرے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کینیڈا میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, پھر ہم نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے باہر ہوا تو اس کے تانے بانے افغانستان سے ملے. ہاں دیکھیے, ہر جو بھی اس طرح کی دہشت گردی ہوئی اس کا مرکز افغانستان نکلا. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا میں جو پوری نیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, جو انصاف فراہم کرتے ہیں, کوئی بات چیت کرتے ہیں, کسی چیز کو روکتے ہیں, تو وہ اس وقت پاکستان کے اس ایشو کی خاطر کیوں نہیں بول رہا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارے کئی سول اور فوجی جو لوگ ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے قیمتی جانیں جو ہیں وہ پاکستان کی ضائع ہو رہی ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں. تو آخر اقوام عالم اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی اور بھارت کا جو سر ہے وہ کیوں نہیں دباتے اور اس کاز کو تلاش کر کے اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ دنیا میں جو امن ہے اس کو قائم ہونے دیں, اور آپ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا واحد منبع بھارت اور افغانستان ہے, اور اس کے پیچھے جو ان کی ماں ہے وہ اسرائیل ہے. یہ تینوں آپس میں مل کے یہاں بد امنی پھیلا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس طرح کے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں, دیکھیں ہمیں روٹ کاز کا پتہ کرنا ہوگا کہ آخر بتائیں نا, ہم نے افغانستان کا کیا بگاڑا ہوا ہے, ہم نے ان دہشت گردوں کا کیا بگاڑا ہوا
हुआ है। तो बड़ी मदद की, हमने तो इनकी बड़ी मदद की है, इनको अपने मुल्क में रखा, इनको पाला, यहाँ इनकी इतनी बड़ी बड़ी जायदादें थी, इनको हमने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उस वक्त जब इनको कोई दुनिया का मुल्क रखने को तैयार नहीं था, जब अमेरिका का और अफगानिस्तान की जंग जारी थी, तो किसी मुल्क ने इनको पनाह नहीं दी कि पाकिस्तान के अलावा। तो हमारी मेहमान नवाजी का हमें ये सिला दिया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान के जो ग्रजेस हैं वो हैं क्या? हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और उनसे हम जानेंगे कि अफगानी पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात रखते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बंदूक और बारूद के बाद अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो सामने आई है, वो है डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म। उमर मीडिया के ज़रिए जहरीला प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है और उमर मीडिया से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इसको वायरल किया जाता है। ये मामला है कि आपने पैनल के राय इस पर जानेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बंदूक के बाद अब सोशल मीडिया, इसने दहशतगर्दी के लिए एक डिजिटल रूप धार लिया है। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अफगान अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आप हमें ये बताएं कि ये जो एक जनरल परसेप्शन है कि अफगानियों के दिल में बड़े ग्रजेस हैं, क्या एक आम अफगानी पाकिस्तान के लिए ग्रजेस लिए बैठा है? जबकि पाकिस्तान ने तो हमेशा अपने अफगान भाइयों के लिए बड़ी मदद की है, अफगानियों को पनाह दी है और अभी भी जब मौका मिलता है पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए तैयार होता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, डिजिटल दहशतगर्दी से पहले, कि एक आम अफगान शहरी के दिल में पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये गलत होगा अगर हम कह दें कि आम अफगान जो है या सारे अफगान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या वो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से मेरे ख्याल में एक तो जो ज़्यादातर जो हम मीडिया पे देखते हैं, ये वो डायस्पोरा जिसे कहते हैं, मतलब है कि वो अफगान जो अफगानिस्तान से बाहर है, ज़्यादातर वो है। और आपको पता है कि इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। गुज़िश्ता 15-20 सालों से जो है इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। वो जो जमहूरियत के जो 20 साल थे उसमें तो मीडिया पे पाकिस्तान का नाम लेना भी जो था वो क्योंकि सारे चैनल्स फाइनेंस हो रहे थे इंडिया की तरफ से या कुछ ईरान की तरफ से, उसमें ये बात होती थी कि हर एक ने पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, पाकिस्तान को कोई स्पेस नहीं मिल रहा था और ये बड़ी तरीके से की गई है। उसने जो ज्यादातर इन्फ्लुएंस किया है कुछ यस पॉलिटिकली और ये जो ज्यादातर है उसको किया है, लेकिन आम अफगान ऐसा नहीं है। आम अफगान अभी भी पाकिस्तान को अपना मुल्क समझता है, उनको पता है कि हमारा आखिरी सहारा ही अफगानिस्तान होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें जो है काफी काम किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने में, और ये दुश्मनों के साथ साथ हमारे कुछ दोस्तों ने भी किया है कि अफगानिस्तान में जो हुआ है, आज अफगानिस्तान जो कंडर बना हुआ है, ये सारा उनको बताया जा रहा है, फीड किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की वजह से। आज वो अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि अमेरिका ने इस पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया था। 20 साल तक उनकी जो है ना, मतलब ये कि ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां पे बमिंग नहीं हुई थी। ज़ल्मे खलीलजाद जैसा बंदा जिसने जो है हुकूमत तालिबान को प्लेट में दे दी, अशरफ गनी के साथ धोखा किया, उस वक्त हुकूमत के साथ धोखा किया। आज ज़ल्मे खलीलजाद भी अफगानों का जो है लिबरेटर बना हुआ है, बहुत बड़ा जो है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ लगे। तो ऐसे लोग हैं जो लॉबियस्ट है, और स्पेशली इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा डिजिटल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। और साथ ही ये जो आपने उमर मीडिया की बात की, देखें टीटीपी तकरीबन 2020 से ऑनवर्ड जो है ये काफी ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। ये हर लिहाज से अगर आप देखें, जब से ये मुफ्ती नूर वली ने टेक ओवर किया है इसकी इमारत को, तो एक तो सोफिस्टिकेशन आई है, उसमें वेपन्स नए दिए गए हैं, स्ट्रेटजी ट्रेनिंग वगैरह में, और स्पेशली मीडिया और डिजिटल मीडिया में तो बहुत ज्यादा कंटेंट उनकी जो हो रही है। मेरे ख्याल में दे आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट ऑफ कंटेंट। अगर आप देखें उनकी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो आप देखें तो लग ऐसा रहा है कि वो काफी प्रोफेशनली सारी चीजें वो कर रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा उनका है और जो प्रोपेगेंडा तालिबान का है, मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी तरफ से इतना हम जो है नहीं कर सकते जितना वो प्रोपेगेंडे में। तो मैं समझता हूं उनकी बुनियादी वजह एक ये टीटीपी और दीगर ग्रुप है, लेकिन इसमें बाहर से भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब। दहशतगर्दी के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो इसमें मुलविस हैं, और फिर ख़ास तौर पर उमर मीडिया का हम जिक्र करेंगे जो जहर उगल रहा है और वो प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फौरी तौर पर वायरल कर दिया जाता है। देखिए, इंडिया जो है ना वो 2 किस्म का टेररिज्म कर रहा है। एक कर रहा है मीडिया टेररिज्म, जिसमें डिजिटल टेररिज्म है। ये जो उमर मीडिया है,
ये हु सपोर्टिंग इट? वो आपको पता है गोदी मीडिया का क्या काम है, ऑलवेज पाकिस्तान के खिलाफ वेनम थ्रो करना, और यही वो स्पेंड अब जाके इधर से बेबस होके, क्योंकि दुनिया ने इंडियन गोदी मीडिया को सुनना छोड़ दिया आफ्टर मार्का के बाद, दे वर टोटली एक्सपोज्ड। तो अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है अफगानिस्तान की तरफ, और वहां पर इमीडिएटली वो एक्स पे डाल देते हैं, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं। उनका काम है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, और पाकिस्तान में स्ट्राइक करता है, मारता उनके टेररिस्ट को है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो आपके सामने कि जो टेररिस्ट हैं वो भी सिविल ड्रेस में हैं, सलवार कमीज पहनते हैं और हथियार उठाते हैं, पगड़ी पहनते हैं। आम आदमी शहरी वो भी यही पहनता है, वो इसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड, इसके बाद दूसरा जो ग्राउंड से टेररिज्म कर रहे हैं अपने ये आपके सामने रॉ के साथ मिलके, और फिर BLF, ये मजीद ब्रिगेड, फिर उसके बाद TTP और ये दाइश के साथ मिलके वो सारा कर रहे हैं। जो मार के हाथ पर उसको मार पड़ी है, जूते पड़े हैं, मुंह काला हुआ है, दिल में शक्ल सही है, वो अब उसके बस की बात नहीं। उसने कहा द बेस्ट पे। आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू नॉट डू ये, इसके लिए अमेरिकन से बात करने की जरूरत है। और इस्लामिक मालिक दुनिया तमाशा देख रही है, आई वुड से कि दुनिया तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला कर रहा है। आपके सामने हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ किया, जो दुनिया का कोई मुल्क बड़े से बड़ा नहीं कर सका, हमने वो मेडिसिन भी कराई। हमने हर लिहाज से जब मार्का एक्ट में चीज पर हमने वो भी कर दी। अमेरिकन पाकिस्तान को क्या सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के अफगानिस्तान के अंदर? एटलीस्ट जो $30 मिलियन जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हर हफ्ते, दे स्टॉप इट। वो पैसा पहले अकाउंट में, या तो आप कहें कि जी हम मॉनिटरिंग टीम यूरोपियन यूनियन की और अमेरिकन की आके बैठेगी, पैसा उसको दिया जाएगा, वो आगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, देन इट इज ओके। बट इफ द मनी इज गोइंग टू दिस, ये जो लुटेरे हैं, जो भत्ता हो रहे हैं ये अफगान तालिम रजीम, देन व्हाट विल हैपन? दिस मनी इज बीइंग फनल्ड टू दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब कि एक बात याद रखें प्लीज, और मैं बड़ी खुशी है कि अफगान में ये अपनी बात बैठे हुए जो अफगानिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, 1 जी। नंबर 2, द ओनली फौज दुनिया में लड़ाका मशहूर प्रोफेशनल। नंबर 3, स्टॉक की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे पास। अगर हम CPEC बनाएंगे तो इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, और IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे, जो हम इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क वाइड इकोनॉमिक स्टॉक। और ब्रिगेडियर साहब, इसी वजह से भारत जो है वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड है, और अपने साथ साथ उसने अफगानिस्तान को भी मुलविस कर दिया। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, आपका टेक लेना चाहूँगी कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है, भारत का कितना ज़्यादा अमल दखल है। आपने तो पहले ही वो एक ट्रायो बना दिया था इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का। और सर, ये जो उमर मीडिया है और जहरीला प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, कितना ख़तरनाक हो सकता है? नौजवान नस्ल किस हद तक मुतासर होगी इससे? मैं आज इस प्रोग्राम में आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले मैंने इलाका गैर का सफ़र किया, और वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन एक प्रोग्राम करने गया हुआ था। आप यकीन जानें कि जब मैंने उनके पास कैमराज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात देखी, तो मैं हैरान रह गया कि इतना कुछ इन अफ़गानियों के पास कैसे आ गया। अब मैं वहाँ पे एक सोच है कि इलिटरेट हैं वो, इलिटरेट है। मैं अब इस खोज में था कि ये कैसे सारा कुछ आया। आप यकीन जाने मुझे उसके बारे में 100% बताया गया, चूंकि सारी दुनिया को पता है कि जो भारतीय हैं ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने आप को बड़े किंग कहते हैं। ये सारे लोग भारत ने ट्रेंड किए वीडियोस बनाने के लिए, और बहुत सारे दूसरे ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स इस्तेमाल करने के लिए इसकी ट्रेनिंग देने में भारत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब भी भारत इस हवाले से इतनी मदद कर रहा है इन अफगानियों की। ये जो उमर मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं इनमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो IT के इतने माहिर हैं? ये सारा कुछ वहां से तैयार होके आता है, नाम उसका उमर मीडिया रखा जाता है, और
चूंकि भारत बराह रास्त उसमें मुलवस नहीं होना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय लोग ही इनको ट्रेंड कर रहे हैं, वही इस सारे निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। भारत ने इनको ये बताया है कि अब बंदूक का उतना असर नहीं है जितना मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का असर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गंदा करो, पाकिस्तान का इमेज खराब करो। हालांकि ये इमेज तो अफगानिस्तान का और इसराइल का और भारत का खराब होना चाहिए। उन्होंने इनको ये सबक पढ़ाया है। वाक़ई साहब, मार्का हक में कामयाबी के बाद भारत की जो कोशिशें हैं वो बड़ी हद तक पाकिस्तान ने नाकाम की हैं, लेकिन अभी भी जो भारत ने अफगानिस्तान को मुलविस किया हुआ है, आखिर इसके असल मकासद क्या हैं, तफसीलन इस पर हम बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर सामने है और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। हमारे जवान जो हैं वतन पर कुर्बान हो रहे हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ भी जारी है, फिर इंटरनल जो दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए ऑपरेशन शाबान भी जारी है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान तो जानों का नजराना भी पेश कर रहा है, कुर्बानियाँ भी दे रहा है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन मज़ीद पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या कलेक्टिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए? देखिए, इसमें तीन चार प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है। नंबर वन, जो हम अपनी तरफ से कर सकें, नंबर वन, नेशनल एक्शन प्लान में अमल क्यों नहीं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपने मदरसा रिफॉर्म करनी थी, क्यों नहीं? 14 पॉइंट आ गए 2021-22 में बनाए। इज देयर एनी रीजन? देयर इज नो जस्टिफिकेशन। आपने जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं किया? आप एंटी टेररिस्ट कोड बनाने थे, उनको 6 महीने में ट्रेन करना था, उनको मिलिट्री कंटोनमेंट से उनको एस्टैब्लिश करना था ताकि उनका नाम भी छुप बताते, सेफ्टी भी होती, और वो 6 महीने में साल में फैसले करते, कोई अमल नहीं हुआ। नेक्टा फालतू। मुझे समझ नहीं आती है कि हम इतनी गवर्नमेंट देख रही है, इतने हमारे फौजी, बल्कि आई वुड नॉट फौजी, आई वुड से ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं और इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। इतने यंग ऑफिसर हमारे शहीद हो रहे हैं, इतने हमारे ट्रूप शहीद हो रहे हैं, इतने उनकी यंग विडो हो रही हैं, बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। एक, नंबर वन, आपके 32,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, नहीं 16,000 कौन से? जब आपका एक आरआई बना और डीजी आरआई को कहा रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने 16,000 कर ली। व्हाई नॉट मेक अ रूथलेस सीन कि हमने 32,000 को करना है? नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। ये जो हमने ये जो करी नहीं, हमने ये नहीं चीज होनी चाहिए। उसके बाद अमेरिकन से खुल के बात करें और फिर चाइनीज से बात करें। टेक इट टू काउंसिल में कि एक मुल्क ग्लोबल टेरर के खिलाफ लड़ रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, शहादत दे रहा है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, एंड द वर्ल्ड वाचिंग है, विटनेस तमाशाई बने हुए। व्हाट इज इट? फिर हमारे अपने कंट्री सेंट्रल एशिया देख लें, ये मुल्कों से हम एक बात करें, रशिया, चाइना, ईरान, उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्री, दे हैव टू सिट डाउन। तो आप फाइंड अ वे आउट, इट इज पॉसिबल। और इंडिया को हमने कुछ कश्मीर में नहीं किया, उसने पहलगाम में फ्रॉड करके एक फॉल्स फ्लैग, एक न्यूक्लियर मुल्क पे फिजिकली अटैक कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपके पॉइंट्स आगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़रूरत है, इसके साथ साथ दीगर ममालिक से बात करने की ज़रूरत है, अमेरिका के साथ खुलकर बात करने की ज़रूरत है। हसन साहब, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी, कौन से मजीद इक़दाम हैं जो उठाने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह अच्छे वो एक पॉलिसी है जो कि नज़र आ रही है विद इन द कंट्री भी। हम काउंटर टेररिज्म पे जो है एक अप्रोच है, और आउटसाइड पाकिस्तान क्रॉस द बॉर्डर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसी तरह है, तो ये तो चल रही है। लेकिन देखें, ये जो दहशतगर्दी है ना, ये आप सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या काइनेटिक एक्शन से आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये इसके लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच की ज़रूरत होगी। जिस तरह मीडिया है, इस तरह सिविल सोसाइटी है, सियासी जमातें हैं, मस्जिद है, इमाम बारगाह है, हुजरा है, मार्केट है, हर जगह जो है, अगर हम ये समझे कि ये हमारी मुश्तरका दुश्मन है, आज मेरा फौजी जवान कत्ल कर रहा है, तो कल मैं इसका टारगेट होऊंगा, आप होंगे, मौलवी होगा,
मतलब ये वकील होगा, जज, जिस तरह आज एक जज को जो है टारगेट वो किया गया है। तो मेरे ख्याल में होल ऑफ द नेशन, बाकी सिक्योरिटी साइड पे वी आर फाइटिंग इट, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल साइड पे और बिल्कुल सही। हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन वागा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। यकीनन वागा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो वागा साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है, नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। वागा साहब बताइएगा। मार्काए हक के बाद भारत ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में मसाइल खड़े किए हैं, दरअसल उनको ये पाकिस्तान की जो जीत है और ये उनसे हज़म ही नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है कि उनकी जितनी दुनिया पूरी में जग हंसाई हुई है, अब वो किसी भी तरह इसको मिटाना चाहते हैं, जो कि उनसे मिट नहीं रही। तो मसला इस वक्त भारत को बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो वजह दरअंदाजी कर रहा है, उसके पीछे जो उसकी दुश्मनी है, उसकी वजह ये है कि जो हजीमत जो उसको उठानी पड़ी पूरी दुनिया के सामने, मार का हक और हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी हुकूमत की जो मुश्तरका करना क्या चाहिए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, फिर हमारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, मजीद क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, यकीनी तौर पर सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी सरहद को महफूज करना होगा। उस पर कोई फेंस लगाएं, जगह जगह पे हम चेक पोस्टें लगाएं। ये जो दरअंदाजी हो रही है, जो लोगों का आना जाना है पाकिस्तान में, इसको बंद करना चाहिए। और जो शनाख्त है पाकिस्तान के अंदर, उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। यहाँ कोई दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना हो। हमें अपने शनाख्ती कार्ड, हमें अपने पासपोर्ट, हमारी अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कहाँ का है, ये अफगानिस्तान का है या पाकिस्तान का है, इसके पास फेक आइडेंटिटी है या ये असल है। असल तो ये कर ही नहीं सकता। लिहाजा हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी का है। लोगों की शनाख्त बेहतर नहीं हो रही। हाँ, चूंकि हमारी शक्लें तो तकरीबन सब लोगों की यहाँ पर एक जैसी हैं, पता ही नहीं चलता कि ये अफगानी है या ये पाकिस्तानी है, और इससे वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें अपनी फेंस लगानी चाहिए, हमें अपना बॉर्डर, तूरखम बॉर्डर, हमारे इमिग्रेशन, हमारा पासपोर्ट, हमारा शनाख्ती कार्ड, हमारी ये चीज़ें जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, हमें नहीं पता चलेगा हमारे मुल्क में कौन आ रहा है और कौन यहाँ से जा रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त जो गैर कानूनी मुकीम है अफगानी, उनका जल्द अज जल्द पाकिस्तान से जो इनखला है वो बहुत ज़रूरी है। वो जितना अरसा पाकिस्तान में रहेंगे, ज़ाहिर है उनकी रिश्तेदारियाँ, आना जाना, एक दूसरे से ताल्लुकात, यहाँ वो बैठ के उन्होंने जो एक नेटवर्क बना रखा है, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए हमें हर हाल में अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना होगा, और हुकूमत इस सिलसिले में पहले ही बहुत कोशिशें कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो जो कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों को मजीद ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।